वेलकम बैक। नमस्कार आप सभी को। फिलहाल हम ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमने सिकल सेल डिजीज को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आज का जो टॉपिक है वो है हेमोफीलिया। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली ड्यू टू deficiency of specific clotting factor proteins resulting in prolonged or excessive bleeding। इसका मतलब यह है कि हेमोफीलिया भी हेरिडिटी से होने वाली प्रॉब्लम है और इसमें विशेष रक्त जमाने वाली प्रोटीन की कमी के कारण रक्त सही ढंग से नहीं जमता है और लंबे समय तक या अत्यधिक एक्सेसिव कहते हैं जिसको ब्लीडिंग होती है। ठीक है। हेमोफीलिया इज ए लाइफ लॉन्ग कंडीशन प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड कैन नॉट बी कम्प्लीटली क्योर्ड। हेमोफीलिया एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और इसको पूर्ण रूप से या पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। हेमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज आपको नाम से ही पता लग जानी चाहिए कि हेरिटेड प्रॉब्लम है, इनहेरिटेड प्रॉब्लम है और बहुत कम चांस यानी कि कंप्लीटली इनक्योरेबल है। एक प्रकार से इनको ठीक नहीं किया जा सकता है। हेमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि आपको नाम से ही पता लग जाए कि वंशानुगत के बारे में बात हो रही है और ये प्रॉब्लम्स उन्हीं सब चीज़ों से और जेनेटिकल प्रॉब्लम ही है। It occurs due to low level or absence of clotting factor proteins in blood। इसका ये मेन कॉज यहाँ पर स्टेट हो गया है कि यह इसलिए होती है ड्यू टू लो लेवल और एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन्स, कि जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन्स होते हैं ब्लड के अंदर उसका लेवल लो होना या उसकी कमी होना। माइनर इंजरीज में कोज सीरियस ब्लीडिंग। छोटी चोट भी गंभीर रक्तस्राव का कारण बन सकती है। आपने डायबिटीज वाले पेशेंट में देखा होगा कि अगर उनको कोई चोट लग जाए तो उनका घाव जल्दी से नहीं भरता है, लेकिन हेमोफीलिया उससे भी ज़्यादा सीवियर है। अगर मामूली चोट भी लग जाए तो उसमें भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और वो भी एक कारण बन सकती है आपकी डेथ का, यानी जिस भी पर्सन को हेमोफीलिया की प्रॉब्लम है। इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। यदि उचित प्रबंधन न किया जाए तो यह जीवन के लिए खतरा बन सकती है या बन सकता है। साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। एक्सेसिव और कंटिन्यूस ब्लीडिंग इसका मोस्ट कॉमन साइन है या सिम्टम है, यानी कि अत्यधिक या लगातार रक्तस्राव। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, सर्जरी और डेंटल प्रोसीजर्स। बिल्कुल ठीक कि चोट, सर्जरी या दांत का भी उपचार अगर हम करवाते हैं तो उसमें भी जो ब्लीडिंग है वो लंबे समय तक रहती है, एक्सेसिव होती है। यही इसका सिम्टम है कि हमारे को यहाँ से ही कैच हो जाता है कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है पर्सन की। फ्रीक्वेंट नोज ब्लीडिंग, बार बार नाक से खून आना। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़े यानी कि दांत के नीचे जो हमारे मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, गमीज कहते हैं जिनको हम, वहां से भी ब्लीडिंग होना। इजी ब्रशिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ब्रशेस, आसानी से नीले काले निशान पड़ना और बड़े घाव बनना। अब जिस भी पर्सन को हेमोफीलिया है, अगर उसमें जैसे कोई भी चोट लग रही है इस पर्सन को, एक्सेसिव ब्लीडिंग तो हो ही रही है, अब अगर वो चीज़, वो जो घाव है वो कवर भी होता है तो उसके जो निशान है वो इतने परमानेंट रहते हैं और बिल्कुल नॉर्मल, कहते हैं कि माइनर माइनर इंजरी भी हो जाए तो उससे भी चकते हो जाते हैं बॉडी पर एक प्रकार से, या निशान पड़ जाएंगे, या एक प्रकार से वहां पे पूरा क्लोट दिखने लग जाएगा आपको ब्लड का। स्वेलिंग एंड पेन इन जॉइंट्स ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव के कारण जोड़ों में सूजन और दर्द रहता है। सीवियर हेडेक एंड ब्लर्ड विजन इन सीरियस केसेस, गंभीर मामलों में तेज सिरदर्द एवं धुंधली दृष्टि, ये इसका सिम्टम है कि आई साइड वीक हो जाती है, ब्लड विजन हो जाता है और सीवियर हेडेक होता है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है, बॉडी से बाहर हो जाती है ना वो सब चीज़ें। तो वीकनेस, फटीग, ये सब सिम्टम भी हैं इसमें। टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार का है हेमोफीलिया। बेस्ड ऑन क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, ये जो इसके टाइप्स हैं ये बेस्ड हैं क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी के बेस आधार पर है। हेमोफीलिया ए, caused by deficiency of clotting factor 8 and is the most common type। हेमोफीलिया ए क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी से होता है और यह सबसे सामान्य प्रकार है। आपको इतना भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है कि आपको पूरी मेडिकल लाइन कवर करनी पड़े, बट आपको कुछ बेसिक टाइप्स के बारे में नाम पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप कितना कॉमन है और किस टाइप की कितनी ज़्यादा सिवियरिटी है या कौन सा सिम्टम किस टाइप का है। सेकंड है हेमोफीलिया बी, caused by deficiency of clotting factor 9 and is less common। हेमोफीलिया बी
क्वालिटी फैक्टर 9 की कमी से होता है और अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, यानी कि लेस कॉमन है। हेमोफीलिया सी caused by deficiency of clotting factor 11 and is the rarest type, ये सबसे रेयरेस्ट है। और उससे नेक्स्ट है हेमोफीलिया ए एंड बी, यानी कि दोनों जो टाइप है फर्स्ट और सेकंड ए और बी अफेक्ट मेल्स मोर फ्रिक्वेंटली वाइल फीमेल्स आर यूजली कैरियर्स, कि ए और जो बी टाइप है वो मेनली अफेक्ट करता है मेल्स को इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। और इसका लास्ट पॉइंट है कि हेमोफीलिया सी अफेक्ट्स मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली, कि ए और बी तो मेल्स को ज़्यादा प्रभावित करता है और जो टाइप सी है ये मेनली मेल और फीमेल दोनों को इक्वली प्रभावित करता है। अब हम इसके लेवल्स और स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे। माइल्ड हेमोफीलिया रिक्वायर्स मिनिमल मेडिकल सपोर्ट, यानी कि जो इसकी माइल्ड स्टेज है एक प्रकार से उसको मिनिमल मेडिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, कि न्यूनतम या कम सहायता, चिकित्सक सहायता की जरूरत होती है। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती है वैसे वैसे केयर टेकिंग बढ़ती जाएगी, मेडिकेशंस बढ़ती जाएगी, सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। मॉडरेट हेमोफीलिया रिक्वायर्स रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट, मध्यम हेमोफीलिया में नियमित निगरानी एवं उपचार आवश्यकता होती है या आवश्यक होती है। सीवियर हेमोफीलिया रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग मेडिकल केयर एंड स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इसकी सीवियरिटी या स्टेजेस बढ़ती है तो वैसे वैसे इसके साइंस और सिम्टम्स सीवियर होते जाते हैं, गंभीर होते जाते हैं। और जो इसका सीवियर हेमोफीलिया है या सीवियरिटी में अगर हेमोफीलिया हो जाता है तो उसमें लाइफ लॉन्ग मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है और स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस, डेली लिविंग में भी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस की जरूरत होती है कि पर्सन के लिए सर्वाइव करना भी इजी नहीं होता है। कॉजेज के बारे में बात करेंगे। इट इज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन लिंक टू एक्स क्रोमोसोम। जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है ये मेल के अंदर होता है और जो एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है ये फीमेल के अंदर पाया जाता है। और जो मेनली एक्स क्रोमोसोम है ये इस जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। हेमोफीलिया होना जेनेटिक म्यूटेशन जो लिंक्ड होता है हमारे एक्स क्रोमोसोम से, वह एक कारण है इसका। मदर कैन ट्रांसमिट द डिफेक्टिव जीन्स टू सन्स एंड डॉटर्स। माता दोषपूर्ण जीन पुत्र और पुत्री दोनों को ही दे सकती है, यानी कि जो क्रोमोसोम इफेक्ट कर रहा है जिस कारण हेमोफीलिया हो रहा है तो वो मदर के द्वारा डॉटर को भी जेनेटिकली जा सकता है और सन को भी जा सकता है, यानी कि बेबी बॉय को भी और बेबी गर्ल को भी, दोनों को जा सकता है। Sons are more likely to be affected while daughters usually become carriers। पुत्र अधिक प्रभावित होते हैं जबकि पुत्रियां समानतः कैरियर बनती हैं, कि मेनली मेल्स में ही आपको ज़्यादा अफेक्शन देखने को मिलेगा इसका इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। Acquired हेमोफीलिया में अकर when एंटीबॉडीज अटैक क्लोथिंग फैक्टर। अब अर्जित हेमोफीलिया तब हो सकता है जब एंटीबॉडी क्लोटिंग फैक्टर पर हमला करती है, यानी कि ये प्रॉब्लम है हेरिडिटी की। अब किसी भी प्रॉब्लम के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दो कोज बनते हैं, ये दो कारण बनते हैं। हेमोफीलिया मेनली हेरिडिटी से ही प्रभावित होता है, लेकिन अक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि बाहरी तौर से ये सिर्फ तभी हो सकता है जब बॉडी में एंटीबॉडीज जो है वो अटैक कर दे क्लोटिंग फैक्टर्स की तरफ, तब ये एक कोज बन सकता है, ये कारण बन सकता है जिस कारण भी हेमोफीलिया के लक्षण हमारे को देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोसिस और असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ब्लड टेस्ट टू मेजर क्लोटिंग टाइम, ये हाइलाइटर बहुत तंग करने लग गया। ब्लड टेस्ट टू मेजर क्लोटिंग टाइम, मेडिकल टेस्ट से रक्त जमने के समय की जांच की किस टाइम ब्लड जम रहा है। क्लोटिंग फैक्टर लेवल्स टेस्ट टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी, इसके कारण इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे डेफिशिएंसी के बारे में। कि क्लोटिंग फैक्टर की कमी की पहचान हेतु जांच। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर कंफर्मेशन, पुष्टि हेतु अनुवंशिक प्रशिक्षण, जेनेटिक टेस्ट करेंगे पेरेंट्स का और अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो। असेसमेंट ऑफ फैमिली हिस्ट्री, पूरी फैमिली हिस्ट्री के असेसमेंट करी जाएगी क्योंकि ये हेरिडिटी के द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है और अगर शुरुआती चरण में ही कंट्रोल पाया जा सके तो कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, बट इट इज़ नॉट क्योरेबल कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से ये ठीक नहीं होता है। प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। कैन नॉट बी कम्प्लीटली प्रिवेंटेड एज इट इज़ जेनेटिक, अभी बताया जस्ट प्रीवियस लाइन में। जेनेटिक काउंसलिंग हेल्प्स फैमिलीज अंडरस्टैंड रिस्क, अनुवंशिक परामर्श परिवारों को जोखिम समझने में सहायता करता है, कि हमारे को जब हम इस चीज़ से परिचित हो जाते हैं और हमारे को पता लगने लग जाता है कि इस फैमिली फैक्टर में, इस फैमिली के अंदर ये फैक्टर जेनेटिक स्प्रेड हो रहा है आगे थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी में, तो कुछ ऐसे काउंसलिंग के थ्रू हम कह सकते हैं कि
एक रिस्क के बारे में समझ सकते हैं कि इतना रिस्क हर स्टेजेस पे बढ़ रहा है, और फैमिलीज के थ्रू उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, प्री नेटल टेस्टिंग के थ्रू या न्यू बेबी बोर्न के थ्रू, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को प्रोवाइड करवाया जाए जिसके कारण ये सब चीज़ें आगे फेस करने को ना मिले, या मेडिकल टेस्ट्स के थ्रू या मेडिकल जो मेडिसिन या जो भी ड्रग्स के थ्रू कंट्रोल पाया जा सके, भी कितना इंप्रूवमेंट हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। प्री नेटल टेस्टिंग हेल्प्स इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन। गर्भावस्था के दौरान जांच में ही शीघ्र पहचान संभव होती है। शीघ्र जांच होगी, शीघ्र पहचान होगी तो कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से क्यूरेबल नहीं है। ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन के बारे में बात करेंगे। नो परमानेंट क्योर फॉर हेमोफीलिया, लेकिन हेमोफीलिया ए इज मैनेज्ड यूजिंग डेस्मोप्रेसिन एंड फैक्टर 8 रिप्लेसमेंट। जो हेमोफीलिया ए है उसको मैनेज किया जा सकता है इसके थ्रू, और फैक्टर 8 की रिप्लेसमेंट के थ्रू। जो हेमोफीलिया बी है इज ट्रीटेड विद रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9 रिप्लेसमेंट। हम सिर्फ फैक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जो कह सकते हैं कि कुछ थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट या कुछ समय के लिए आराम एक प्रकार का या राहत या कुछ समय के लिए प्रिवेंशन दे सकता है। हेमोफीलिया सी इज ट्रीटेड यूजिंग प्लाज्मा इन्फ्यूजन फॉर क्लोटिंग स्पॉट। बाकी इतना डेप्थ में आता नहीं है, बट ये बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर इनको जितना याद कर लिए तो हमारे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और लास्ट है फिजियोथेरेपी हेल्प्स प्रिवेंट जॉइंट डैमेज। ये फिजियोथेरेपी जोड़ों की क्षति को रोकने में सहायक होती है। अब एज ए स्पेशल एजुकेटर हमारा क्या रोल रहेगा क्लास के अंदर? अंडरस्टैंडिंग फिजिकल लिमिटेशंस एंड ब्लीडिंग रिस्क ऑफ लर्नर। बच्चे की लिमिटेशंस को पहचानेंगे अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें वो परफॉर्म कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको टास्क अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, और खास करके उसकी ब्लीडिंग रिस्क के बारे में ध्यान रखना इन क्लासरूम, क्योंकि बच्चा हेमोफीलिया की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। प्रोवाइडिंग सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड अवॉइडिंग इंजरी, कि उसको एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, और जितना हो इंजरीज को अवॉइड किया जा सके, और ऐसी एक्टिविटीज को भी अवॉइड किया जा सके जो बच्चे को इंजरीज दे सकती हैं। अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन अटेंडेंस एंड फिजिकल एक्टिविटीज, उपस्थित एवं शारीरिक गतिविधियों में लचीलापन देना। हम बच्चे को फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट देंगे, फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज देंगे। कोऑर्डिनेटिंग विद पेरेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये हम डेली लाइफ में रखेंगे बच्चे की, या वीकली रखेंगे हम, कि बच्चे के पेरेंट्स से हम डेली काउंसलिंग करें कि बच्चा आउट ऑफ क्लासरूम कैसे परफॉर्म करता है अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में। हेल्थ केयर प्रोफेशनल से टच में रहेंगे कि बच्चे को क्या मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाई जा रही है, कौन कौन सी थेरेपीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। इंश्योरिंग इंक्लूजन एंड एजुकेशनल राइट्स एज पर RPWD एक्ट 2016, यानी कि इसके अकॉर्डिंग समावेशन एवं शैक्षणिक अधिकार सुनिश्चित करना, ये RPWD एक्ट के अंडर बेसिकली कंसिडर किया गया। वन लाइन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हेमोफीलिया वाज हिस्टोरिकली नोन एज द रॉयल डिजीज ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन यूरोपियन रॉयल फैमिलीज। हेमोफीलिया को ऐतिहासिक रूप में राजघरानों की बीमारी कहा जाता था, क्योंकि यह यूरोपीय राज परिवारों में पाया गया था। ये इसका हिस्टोरिकल पॉइंट है जो DSSB जैसे एग्जामिनेशंस में देखा गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, हेमोफीलिया इज ए जेनेटिक एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। अब ये ना 4 पॉइंट मेंशंस हैं, इन 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के थ्रू आपको कंप्लीट कह सकते हैं कि एक रिवीजन हो जाएगी इस डिसेबिलिटी के बारे में। इट मेनली अफेक्ट्स मेल्स while females act as carriers. It is lifelong condition requiring continuous management, early diagnosis and proper treatment to reduce complications. हेमोफीलिया जेनेटिक प्रॉब्लम है और नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, यानी कि यह संक्रामक नहीं है या गैर संक्रामक है, कि फैलता नहीं है ऐसे। सेकंड, ये मेल्स को अफेक्ट करता है मेनली, फीमेल्स के कंपैरिजन में। थर्ड है लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, और चौथा है अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू और प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक हेमोफीलिया, और मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ।